आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है यूपी बल्दियाती इंतखाबात के नताइज। जी हां, यूपी के बल्दियाती इंतखाबात यानी कि योगी जी की पहले इम्तिहान में योगी जी अव्वल दर्जे से पास हो गए हैं। वहीं हाथी भी उठ खड़ा हुआ है, लेकिन साइकिल पूरी तरह से पंक्चर नजर आ रही है और हाथ में भी अब बहुत ज्यादा दम दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार भी नगर निगम की 16 में से 14 सीटें बीजेपी के खाते में गईं। काशी, मथुरा, अयोध्या में बीजेपी ने परचम लहराया तो 4 नए नगर निगमों पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की। हालांकि बीएसपी 2 सीटें पाने में कामयाब रही। कुल मिलाकर योगी के लिटमस टेस्ट में पूरे नंबरों से वो पास हुए, जिससे बीजेपी का जोश है वो दोबाला हो गया है। और इसी जोश में पार्टी अब गुजरात में भी मैजिक दोहराने की बात कर रही है। साथ ही 2019 के लिए भी अभी से हुंकार भरती दिख रही है। तो क्या 2017 में यूपी के सिविक पोल से निकले ये नताइज 2019 में ऐसा ही असर छोड़ेंगे? क्या इन नताइज का असर 18 दिसंबर को आने वाले गुजरात के नतीजों पर भी देखने को मिलेगा? क्या यूपी के ये नतीजे गुजरात में कांग्रेस का हौसला तोड़ने का काम करेंगे? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। यहां यूपी में हुए बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। बीजेपी ने हर सीट पर परचम लहराया और इसी तरह गुजरात जीतने की भी बात कही। यूपी जीत के बाद पीएम ने योगी और आवाम की मुबारकबाद उन्हें पेश की है। लेकिन सवाल यह है कि इस जीत से क्या गुजरात के साथ साथ 2019 का भी बेड़ा पार होगा और क्या इसी तरीके के नतीजे उस वक्त भी देखने को मिलेंगे? एक खुसूसी रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। असेंबली इलेक्शन में भारी जीत के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से यूपी के बल्दियाती इंतखाबात में भी अपना परचम लहराया है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पहले ही इम्तिहान में पास हो गए हैं। यूपी में बम्पर जीत हासिल की है, जिससे लगता है कि यूपी में सीएम योगी का जादू चल गया है। 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका और 438 नगर पंचायत पर हुए इलेक्शन में बीजेपी ने बाजी मारी। 16 नगर निगम में बीजेपी ने सबसे ज्यादा जीत हासिल की है। जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के नतीजे सबकी आंखें खोलने वाले हैं। जो लोग गुजरात में जीत का दावा कर रहे हैं, उनका खाता भी नहीं खुला है। योगी ने कहा कि नतीजों ने हमें और भी जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव सबकी आंखों को खोलने वाला है। खासतौर पर जो लोग गुजरात के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नगर निकाय में उनका खाता नहीं खुल पाया और अमेठी में भी उनका बिल्कुल सफाया हो गया है, तो सुपड़ा साफ हो गया है। जनता का समर्थन हमारी पार्टी को जो प्राप्त हो रहा है, वह स्पष्ट ये संदेश दे रहा है कि जनता का विश्वास भाजपा के प्रति, भाजपा का विश्वास जनता में है। सबका साथ, सबका विकास की जो हमारी नीति है, जो हमारा संकल्प है, इसके कारण से आज हमें इतनी मजबूती मिल रही है, हमारी पार्टी इतना आगे जा रही है। गुजरात में कांग्रेस की जीत के लिए जान लगा रहे राहुल गांधी को बीजेपी ने उनके ही गढ़ अमेठी में जबरदस्त पटखनी दी है। अमेठी में जीत का परचम लहराने के बाद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, मैं किसी विशेष व्यक्ति की विशेष धार्मिक आस्थाओं पर टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन ये भी सच है कि भगवान के घर में जो सच है वो सबके सामने आ गया। और सच ये है कि वो आज तक धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको वोट की राजनीति करनी थी। मंदिर में कोई भी अगर प्रेम के साथ जाए, अपनी आस्था को बुलंद करने जाए अथवा भगवान का आशीर्वाद मांगने जाए सच्ची श्रद्धा से, तो उसके साथ कभी अनहोनी नहीं होती। नगर निगम की 16 में से 14 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। काशी, मथुरा, अयोध्या में बीजेपी ने परचम लहराया। 4 नए नगर निगमों पर भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। तो नगर निगम की 2 सीटों पर बीएसपी कब्जा जमाने में कामयाब रही। अलीगढ़ और मेरठ की सीट पर बीएसपी ने कब्जा किया। खबर लिखे जाने तक नगर पालिका की 198 सीटों पर पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर बाजी मारती दिखाई दी। तो हाथी भी हुंकार भर रहा है।
लेकिन साइकिल में हवा भरती हुई अब भी नहीं दिख रही। तो इस बार भी कांग्रेस के हाथ को मजबूती नहीं मिल पा रही। बात अगर 2012 की करें तो 2012 निकाय इलेक्शन में 10 सीटों पर जीत हासिल करते हुए बीजेपी ने एसपी और बीएसपी को रेस से बाहर कर दिया था। प्रसन्नता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और जो पार्टी की नीतियां हैं, जो हमारे संकल्प हैं सरकार के, उनको मजबूती से लागू कर रहे हैं और इसीलिए जनता ने जो विश्वास हम पे दिखाया उसके लिए हम उसका आभार व्यक्त कर रहे हैं। अभी तो रिजल्ट्स आ ही रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया है, लगातार आप देख रहे हैं कि लोगों के बीच में गए, मुख्यमंत्री समेत हर पार्टी के वर्कर ने, चाहे मंत्री हो चाहे किसी भी लेवल का हमारे संगठन के हो, इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया। तो लोकतंत्र को हम गंभीरता से लेते हैं, शासन के कार्य को गंभीरता से लेते हैं, इसीलिए जनता का विश्वास हम पे बढ़ता जा रहा है और हमें खुशी है कि हम और अधिक उत्साहित होकर कार्य करें। इधर समाजवादी पार्टी ने हार का ठीकरा वोटिंग मशीन पर फोड़ा है। जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हुई है, वहां के परिणाम, जहां बैलेट पेपर से हुए वहां के परिणाम, दोनों में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। और जरा अंतर आने दीजिए, फिर क्यों अंतर है ये हम लोग बताएंगे काहे के लिए अंतर। शुरुआती रुझान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, क्या माना जाए कि वही नगर निगमों में होगा, नगर पालिका में नहीं होगा। मैंने कहा दोनों के परिणाम आना दीजिए। बैलेट पेपर जहां हो रहा वहां हम बढ़त रखेंगे और हो सकता जहां ईवीएम मशीन हो वहां बीजेपी बढ़त करे। अगर ये आया तो फिर हम बताएंगे कि ईवीएम मशीन का करिश्मा क्या है। बल्दियाती इंतखाबात की जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए आवाम और सीएम योगी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये जीत हमें और मेहनत करने का हौसला देगी। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद सियासी पंडितों ने गणित लगानी भी शुरू कर दी है। सियासी गलियारों में हलचल है कि यूपी के निकाय चुनाव की जीत का गहरा असर गुजरात चुनाव पर भी पड़ेगा और बीजेपी वहां भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी। साथ ही सीएम योगी ने इस जीत को 2019 की भी जीत बताया कि इसी तरह 2019 में बीजेपी पूरे मुल्क में परचम लहराएगी। बीजेपी इस जीत को गुजरात और 2019 के लिए नई ताकत मान रही है। वाज़ेह हो कि गुजरात में 9 और 14 दिसंबर को वोटिंग होनी है और 18 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। लेकिन सुना है कि आवाम का मूड कोई जानता नहीं है। क्या बल्दियाती इंतखाबात की जीत से बीजेपी गुजरात जीत लेगी? क्या 2019 में बीजेपी को सबका साथ मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यूपी की आवाम ने एक बार फिर मोदी और योगी के मैजिक की लहर को साबित कर दिया। वाज़ेह हो कि 2012 में 12 शहरी निकायों का इंतखाब हुआ था और इस बार 4 निकायों में पहली बार इंतखाब हुए। इस तरह 16 निकायों में यूपी के कुल 3.36 करोड़ लोगों ने वोट डाले। वोटिंग 3 फेज में 22, 26 और 29 नवंबर को हुई और कुल 53% वोटिंग हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के इलेक्शन जो हुए उसके नतीजे सामने आ गए हैं। और अगर नगर निगम की बात करें तो 16 नगर निगमों पर इलेक्शन हुए और इसमें बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और जो मुजाहिरा किया है बीजेपी ने उसके मुताबिक अब वो गुजरात की भी जंग जीतने की बात कर रही है। 2019 तक का भी ख्वाब उसने संजो लिया है। लेकिन खास बात यह है कि बीएसपी जो कि अलीगढ़ और मेरठ नगर निगम पर अपनी सीट हासिल करने में कामयाब हुई है, ये दोनों ही दरअसल मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं। तो सवाल इन सब के बीच ये भी है कि क्या मुसलमानों का रुझान समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से हट करके अब बीएसपी की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। हालांकि ये चीज असेंबली इलेक्शन में नजर नहीं आई थी, लेकिन क्या इसके भी कुछ अपने मायने हैं। और इन सब के साथ साथ बहुत से और दूसरे सवाल और बहुत से तमाम पहलू हैं, इसको हम जरा तफसील से समझेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। इसके अलावा स्टूडियो से हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान सुलेमान मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। इसके अलावा राजकुमार भाटी जी जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं मौजूद हैं और सियासी तज्जियाकार डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इकोनॉमिस्ट है हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस बातचीत में। और राकेश त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं और बधाई के साथ आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत बड़ी जीत आप लोगों ने हासिल की। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस जीत के साथ आपको गुजरात
के साथ साथ 2019 का भी ख्वाब सजोना चाहिए और वहां पर भी इसी तरह की जीत की बात जो आप कह रहे हैं, क्या ये बिल्कुल ठीक नजर आता है? जी, आज उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव ने एक बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जीएसटी को जो मुद्दा कांग्रेस गुजरात के चुनाव में बनाने जा रही थी, उस मुद्दे में कोई दम नहीं है। नोटबंदी के मसले पर पूरा विपक्ष बहुत हो हल्ला मचाए हुए था, लेकिन चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर के और 5 राज्यों की विधानसभा के चुनावों ने यह साफ कर दिया कि नोटबंदी को जनता ने सकारात्मक तौर पर लिया है। लेकिन विपक्ष को अब भी इससे ठंड नहीं पड़ी थी, वो जीएसटी के मसले पर नकारात्मक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने लगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के परिणामों ने स्पष्ट कर दिया। इसलिए मैं बात इसलिए दावे से कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूरा व्यापारी वर्ग इन्हीं 16 नगर निगमों में रहने का काम करता है। 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत और 2 नगर निगम जहां हम हारे हैं वहां बहुत मार्जिनल हार ये स्पष्ट कर दे रही है कि उत्तर प्रदेश का व्यापारी वर्ग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट है। जीएसटी का कोई नेगेटिव ये तो सर राकेश त्रिपाठी जी, ये तो बिल्कुल सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की आवाम आपके साथ है, ये नतीजे बता रहे हैं। लेकिन इसी को आप अगर ये कहें कि गुजरात की आवाम भी आपके साथ है, फिर 2019 में पूरे मुल्क की आवाम आपके साथ इसी तरह रहेगी, तो क्या ये थोड़ा हाइपोथेटिकल नहीं हो गया, या फिर वाकई आपको इसका भरोसा है? अगर भरोसा है तो किस ग्राउंड पे सर? देखिए सऊद जी, हमने जहां जहां पर भी अब आप अगर तुलना करें कि उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में हमारा प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में हमने 3 गुना 4 गुने तक उसमें बढ़ोतरी की है। हम 36 नगर पंचायतें पिछली बार जीते थे और इस बार 200 से ज्यादा नगर पंचायतें हम जीत करके आए हैं। पिछली बार 41 नगर पालिका हमने जीती थी और इस बार हम 100 से ज्यादा नगर पालिकाएं जीत करके आ रहे हैं। हमारा पिछली बार नगर निगम में 83.33% हमारे पास सफलता थी, इस बार उसको हमने 87% में परिवर्तित करने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में अभूतपूर्व सफलता की तरफ बढ़े हैं, तब जब विपक्ष पूरा इस बात पर अड़ा हुआ था कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण लोग नाराज हैं, लोग परेशान हैं, व्यापार उद्योग धंधे तबाह हो गए हैं। विपक्ष जो है वो यहां नहीं था ना, सारा जोर तो गुजरात में लगाया जा रहा है। अपोजिशन का जो जोर है वो गुजरात में नजर आ रहा है। आप तो ये खुद भी मान रहे हैं कि आपने इसको असेंबली इलेक्शन से कम तवज्जो नहीं दी और उसका नतीजा आपको दिख रहा है, और बाकी सियासी पार्टियों ने इसको हल्के में लिया और इसी वजह से उनके कहीं ना कहीं नतीजे भी हल्के आ रहे हैं। लेकिन आपने अगर इसको सीरियसली लिया तो नतीजे आपके हक में है। लेकिन जो आप दलील दे रहे हैं कि जिन मुद्दों को, जिन अपोजिशन ने जिनको मुद्दा बनाया, वो दरअसल गुजरात में बनाया जा रहा है ना सर, यूपी में उसको कितना असर रहा होगा? नहीं, मैं इसीलिए देखिए गुजरात के चुनाव में जीएसटी एक अहम मुद्दा विपक्ष मान करके चल रहा है और मैं जीएसटी के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत देखता हूं। मैं इसलिए कहता हूं कि जीएसटी के मुद्दे पर जैसे आज उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भाजपा को बढ़त है, जीएसटी के मुद्दे पर हमको गुजरात में भी बढ़त होगी। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की बड़ी संख्या गुजरात में काम धंधे की तलाश में सूरत और वडोदरा से लेकर के लगभग 40 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर इफेक्टिव और इंपैक्ट डालने वाली स्थिति में है। आज ये उत्तर प्रदेश की जीत गुजरात में एक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेगी। आज गुजरात में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की अलग अलग विधानसभाओं में डिमांड आ रही है, लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि गुजरात में योगी आदित्यनाथ जी के जाने से जीत का अंतर और बढ़ जाएगा। आज की ये जीत उस अंतर को और सकारात्मक तौर पर बढ़ाएगी। देखिए कांग्रेस का मनोबल गिरा हुआ है। अमेठी जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है कांग्रेस में, उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष के लिए निर्वाचन के लिए खड़े हो रहे हैं, उनके अपने अमेठी में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। बुरी तरह से हार हुई है कांग्रेस के अमेठी में और भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराने का काम अमेठी में, रायबरेली में किया है। इसलिए राकेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, बाकियों के पास जाता हूं। मैं ये देख भी रहा हूं कि आप अभी भी अगर जवाब दे रहे हैं तो निशाने पर आपके समाजवादी पार्टी या बीएसपी नहीं, कांग्रेस ज्यादा नजर आ रही, क्योंकि आपके नजर में गुजरात सबसे पहले है। ये समझ में आ रहा है हमें भी। बहरहाल हम रिएक्शन इसीलिए कांग्रेस से पहले ले लेते हैं, ठीक है? राकेश जी, सुलेमान साहब, ना आप अपना गढ़ अमेठी बचा पा रहे हैं, ना जीएसटी, ना नोटबंदी, ना जीडीपी में जो भी आप खामियां निकाल रहे हैं, कुछ काम नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का जादू चल रहा है और ऐसा ही जादू गुजरात में भी चलेगा। राकेश जी कह रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं राकेश जी को और इनकी पार्टी को, भाजपा को मुबारकबाद देना चाहूंगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा मैंडेट लिया है और उत्तर प्रदेश की आवाम ने उनको इतना बड़ा मैंडेट दिया है और मैं उम्मीद करूंगा कि जितना बड़ा उन्हें
मैंडेट मिला है, थंपिंग विक्ट्री मिली है, उसके हिसाब से वो काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की आवाम की जो इसमें स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी जी के बारे में जो बात कही उस पर भी जरा आप रिएक्ट कर दीजिए। मैं आप सब बातों पे आपकी रिएक्ट करूंगा, मुझे 1-1.5 मिनट दिएगा प्लीज जी। तो उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। जहां तक अभी राकेश जी कह रहे थे कि हमने इतनी सीटें जीती हैं और 100 हमारे नगर पालिका परिषद में चेयरमैन हुए, 14 मेयर हो गए। देखिए पहले भी जब भाजपा की सरकार नहीं थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पिछली बार 12 मेयर होते थे, वो डिलिमिटेशन के बाद 16 हो गए, तो 12 में से 10 पे बीजेपी थी, जब उनकी सरकार ना केंद्र में थी और ना ही राज्य में थी। तो इसलिए इस बार तो पोजीशन उनकी बहुत अच्छी थी। 73 एमपी थे, 325 विधायक थे, पूरी सरकार थी। तो लोकल बॉडी इलेक्शंस पे जनरली तो करिश्माई नतीजे नहीं है आपके मुताबिक, एक्सपेक्टेड? देखिए ऐसा ये तो मैं नहीं कहूंगा करिश्माई नतीजे नहीं है, उन्हें अच्छी जीत मिली है, उसकी मुबारकबाद मैंने दी। हाँ, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शंस में ज्यादातर जिसकी सरकार होती है वो जीतता है। क्योंकि मैं एक बात और कहूंगा, राकेश त्रिपाठी जी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे हमारे साथ। नहीं, राकेश जी को जवाब देना पड़ेगा इस बात का, मैं वो पूछना चाह रहा हूं उनसे। अभी जीएसटी की और उसकी बात कर रहे थे कि हमें जीएसटी पे और डिमोनेटाइजेशन पे लोगों ने अपनाया, इसलिए हमें मैंडेट दिया। देखिए उनपे मैं ये कहना चाहूंगा राकेश जी और भारत की जनता से भी, 1933 से 1945 तक एडोल्फ हिटलर चांसलर ऑफ जर्मनी थे और वो गुड टाइम्स विल कम के नारे पे जीते थे और उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे जोसेफ गोएबल्स, और वो यही कहते रहे कि अच्छे दिन आ रहे हैं। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं, सब जगह जीत रहे हैं और जर्मनी को ये दिलाते रहे, यकीन दिलाते रहे। अब आपको आवाज नहीं आएगी क्योंकि मुद्दे की बात है। और आखिर में क्या हुआ सऊद भाई, आखिर में क्या हुआ कि जर्मनी बुरी तरह से बर्बाद हो गया और बर्बाद हो गया बुरी तरह से। इसी तरह से आप ये कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो हालात रहे, जितनी बेदारी रही, मुझे अपने ख्यालात जो है मैं उनको रखना चाहता हूं सबके सामने, उसको रखने दिए। इसी तरह से डिमोनेटाइजेशन को आप कहते हैं कि बहुत अच्छा था, पूरा दुनिया जानती है, पूरा मुल्क जानता है कि अच्छी खासी बहुत अच्छा इन्हें चांस मिला था। इनके लिए हनीमून पीरियड था 2014-17 तक, क्रूड ऑयल बिल्कुल रॉक बॉटम था, नीचे आधी कीमतों में था। उसके बाद भी बस लास्ट सेंटेंस, उसके बाद भी आपने डिमोनेटाइजेशन जीएसटी करके नए फॉर्मूला के हिसाब से 9.2 से 5.7 पे लिया। नहीं है सर, इस पर मैं चाह रहा था आपका। अगर चुनाव जीतते जाएं आप कैसे भी फेक प्रोपेगेंडा करके और जीतते जाएं और आपको दिख रहा है कि इकोनॉमी को आप डेंट कर रहे हो, मुल्क में परेशानी हो रही है, तो ये कोई पैमाना नहीं होता है। चलिए आपको कल एहसास होगा कि गलत हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि अभी भी जीतने के बाद भी न सपा को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, ना ही बसपा को। कांग्रेस जो कि बिल्कुल साफ नजर आ रही है इन नतीजों में, उसी पर हैमरिंग और उसी को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि दरअसल नजर में गुजरात के इलेक्शन है। और जो बातें राकेश जी ने कही थी उस पर कि जीएसटी, नोटबंदी, जीडीपी में जो अभी तरक्की हुई, वो कोई मुद्दा नहीं है, आवाम ने नकार दिया। इस पर भी आपसे जवाब। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का अगर गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तो ये कोई करिश्माई रिजल्ट नहीं है, न बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा उत्साहजनक है, न बीजेपी की कोई बढ़त इसमें दिखाई दे रही है। बीजेपी का परसेंटेज घटा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 40% वोट मिले थे उत्तर प्रदेश में, उसमें भी देहात में कुछ कम थे, शहरों में कुछ ज्यादा थे। शहरों में 42 से कुछ ज्यादा प्रतिशत वोट इन्हें बीजेपी को मिले, लेकिन नगर निकाय चुनाव में ये आ गए 36 पे, तो इनका परसेंटेज घटा है। नगर निगम में जो पार्षदों की संख्या होती है, पार्षदों की संख्या इनकी घटी है। इनके 1/3 पार्षद जीत के आए हैं, इन्हें पूर्ण बहुमत भी नगर निगमों में नहीं मिला है। तो लेकिन सर ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव जो है ना, जो बड़ी पिक्चर है, उसमें तो इनकी करिश्माई जीत ही दिख रही है और उसी को बुलाने की कोशिश है। हम जब ऊपरी तौर पर देखते हैं तो करिश्माई लगती है। अभी सुलेमान साहब ने बताया कि 2012 में भी इनकी 12 में से 10 सीटें आई थी नगर निगम में, इस बार जो 16 में से 14 आ गई हैं, तो काहे की करिश्मा, ये जूकतू रिजल्ट है। शहरों में हमेशा जनसंख्या जमाने से बीजेपी मजबूत रही है, इनका जनाधार शहरों में ज्यादा रहा है और ये सबको एहसास था कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे। लेकिन नरेश अग्रवाल जी अगर ये कह देते हैं कि जो हमारे नतीजे आए हैं वो वोटिंग मशीन की वजह से आए हैं, तो सर क्या ये बार बार ईवीएम मशीनों पर बात निकालना या फोड़ना ठीक है? क्योंकि बार बार नतीजे जो है बीजेपी के हक में जा रहे हैं। नगर निकाय चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, सरकार पूरी झोंक दी गई, सारे मंत्री लगे रहे, केंद्र के भी मंत्री, उत्तर प्रदेश के भी मंत्री चुनाव में लगे रहे, मुख्यमंत्री खुद प्रचार करते रहे और कहां-कहां धांधलियां हुई हैं ये कई जगह स्पष्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त को लखनऊ में ये टिप्पणी करनी पड़ी कि लखनऊ प्रशासन ने ठीक काम नहीं किया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वोटर लिस्टों में गड़बड़ी की गई, बहुत सारी वोटें गायब कर दी गई, मशीनें पकड़ी गई कई जगह पर जिनमें कोई भी बटन दबाते थे बीजेपी की लाइट जलती थी
और मतपत्रों में भी धांधली हुई और काउंटिंग में भी धांधली हुई। अयोध्या में हमारे मतगणना एजेंटों को बाहर कर दिया गया जबरदस्ती पुलिस के बल पे। रह जा रहा है सर, इसको लेकर के आप जमीन पर क्यों नहीं जा रहे, लड़ क्यों नहीं रहे, इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत क्यों नहीं हो रही है, इसको लेकर के आप लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं कि एक बार दोबारा से काउंटिंग हो, या तमाम जो दूसरे संवैधानिक आपके पास हुकूक हैं, आईनी शिकायतें जगह जगह हुई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी कई शहरों से शिकायतें आई थी कि हमारी या दूसरी पार्टियों की जो विपक्षी ठीक है, मतलब बीजेपी को इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो सर गुजरात और 2019 तक जीतने की बात की जा रही है, लेकिन राजकुमार भाटी जी गुजरात और 2019 भी जीतने की बात की जा रही है। इसी आखिर में मैं इस बात को जीएसटी से जोड़ते हुए, जो अभी आप राकेश जी भी कह रहे थे और आपने भी जिक्र, मैं आ रहा हूं राकेश जी आपके पास। जीएसटी, राकेश जी बड़े उत्साहित होकर जीएसटी पे मोहर लगा रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा पूरे नगर निकाय के चुनाव में एक जगह भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जीएसटी का जिक्र क्यों नहीं किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जीएसटी का जिक्र अपने भाषणों में क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर जीएसटी ने इतना अच्छा लग रही है तो गुजरात, अगर कर भी रहे हैं तो कांग्रेस की देन क्यों बता रहे हैं? ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, अगर फैक्टर नहीं है तो इस फैक्टर को भुनाने की कोशिश क्यों की जा रही है बार बार, उससे बचने की कोशिश, या फिर कांग्रेस की देन बताने की कोशिश, या फिर यह कहने की कोशिश कि हम इसको और ज्यादा इजी करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके मुताबिक इसको मोल्ड कर रहे हैं? फिर क्यों आपको दिक्कत आ रही है जीएसटी को लेकर के? सफाई या जस्टिफिकेशन क्यों आ रहा है? सऊद जी, उत्तर प्रदेश में एक लोकोक्ति बहुत पुरानी प्रचलित है जनमानस में, खिसियानी बिल्ली खंभा नोची। आज समूचा विपक्ष खिसिया करके ईवीएम नोच रहा है। अरे भाई, ईवीएम में भी जीते हैं, बैलेट में भी जीते हैं, और ईवीएम के लिए ओपन चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन बैठा इंतजार करता रहा, लेकिन किसी राजनीतिक दल के अंदर यह साहस नहीं हुआ कि वो जाकर के इलेक्शन कमीशन के चैलेंज को स्वीकार करे और ईवीएम में किसी भी प्रकार की टेम्परिंग कर पाए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर बैठ करके गाल बजाना बहुत आसान होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना मर्यादा बनाए रखे। राकेश जी, आप भी गाली बजा रहे हैं, हम भी गाली बजा रहे हैं, भाषा की मर्यादा बनाए रखें। नहीं, बिल्कुल भाषा का स्तर इतना जीत के घमंड में इतने चूर ना हो कि भाषा की मर्यादा भी भूल जाए, राजकुमार गुजरात से देख लीजिए, हर चीज चलती रहती है। जान लीजिए, अरे भाई, गाल बजाना भी लोकोक्ति मुहावरा है। नहीं, कोई सभ्य भाषा नहीं होती गाल बजाना, कोई सभ्य भाषा नहीं। नहीं, बिल्कुल सभ्य भाषा, 100% सभ्य भाषा होती है, और सभ्य भाषा मुझे आपसे नहीं सीखनी है। इनके यहाँ खिसियानी बिल्ली खंभा नोची भी सभ्य भाषा के वीडियो हमसे मत सीखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से सीख लीजिए। कोई आचार संहिता लोकतंत्र की अटल बिहारी वाजपेयी से सीख लीजिए, हमसे मत सीखिए। और नरेंद्र मोदी से सीखिए, ये नरेंद्र मोदी से जो सीख के, जो नरेंद्र मोदी जिनका टीचर है वही छात्र ऐसी भाषा बोलते हैं। देखिए सऊद जी, आप इनका आप वहीं से सीखते हैं, सही कह रहे हैं भाटी जी। जो स्तर है आर्ग्यूमेंट्स का और डिबेट्स का और भाषणों का प्रधानमंत्री जी के, जो मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके हैं, वो आप वहीं से सीखते हैं, वहीं से इंस्पिरेशन आप लोग ड्रॉ करते हैं। अपनी बारी में बोलिएगा। अरे भाई, आप वहीं से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। उठा रहा था ना, मैंने उंगली उठाई थी, मैंने उंगली उठाई। ऐसी कोई बात नहीं है, कैरी ऑन, आप अपनी बात रखिए। बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, ये वास्तविकता में चाहते हैं सऊद जी कि किसी भी तरह तर्कों पर बात ना हो, आज इसको हल्ला गुल्ला में तब्दील कर दिया जाए ताकि हमारी खिसियाहट इसी तरह नहीं। आइए विकास पे बहस करिए ना आप हमसे। कितनी बार राहुल जी ने गुजरात में कहा राफेल डील पे बात करो, राफेल डील में क्यों आपने महंगे जहाज खरीदे? 126 की जगह 36 जहाज क्यों खरीदे आपने, और हमसे महंगे क्यों खरीदे? हर दिन एक राहुल जी गुजरात में हर दिन एक सवाल पूछते हैं, बहस करने की हिम्मत है? आपको छोड़ दिए, प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक आपके जो भी है, कोई आदमी बहस करे। एक मिनट ज्यादा दीजिएगा बोलने के लिए। नहीं, मैं कहता हूँ आप बहस करिए ना गुजरात में। आइए गुजरात मॉडल पे बहस करिए। क्यों नहीं प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल की बात करते हैं? करें बात गुजरात मॉडल की। क्यों नहीं करते डिमोनेटाइजेशन की बात? क्यों नहीं करते जीएसटी की बात? भाषण में कई बात, ये सारी बातें कहें, पता चलेगा आपको चुनाव में। आप क्या बात करते हैं कि सोमनाथ मंदिर में ऐसा हुआ? राहुल जी आते प्रोपेगेंडा चलाते हैं हिंदू मुस्लिम का। हो जाएगी। अरे भाई सुनो यार, भाई आपको हारे हुए हो, यार वार नहीं है हम आपके, ये तमीज से बात करना, और हारे वारे के घमंड में मत रहना, एरोगेंस में मत रहना। कली को तुम हार जाओगे, समझ गए? यार वार होंगे तुम्हारे कोई और। उसी भाषा में जवाब भी दे सकता हूँ, लेकिन ना ही मुझे सिखाया गया पार्टी में ना घर में कि आपसे बदतमीजी से बात करूं। यार वार अपने कहीं और जाके यारी करना। राकेश जी का तो जरा तमीज के दायरे में रहो।
रहो, नीचे रहो, हम्बल रहो। सुलेमान साहब ठीक है, अपने संस्कारों का परिचय मत दो। संस्कार आपके दिख रहे हैं क्योंकि आप ड्रॉ करते हैं अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर से, अपने सुप्रीम लीडर से, नरेंद्र मोदी से, जो कितना झूठ बोलते हैं सब जानते हैं। आपकी भाषा का पता चल रहा है, आपके मन की बात हो रहा है सर, मुद्दों पे बात करो ना। ठीक है, विकास पे बात करो। आप दोनों को रोक रहे हैं। अच्छे दिन आए, 15 लाख रुपए मिले, दोनों को रोक रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां आप दोनों को रोक रहे हैं। ठीक है सुलेमान साहब ठीक है, सुलेमान साहब ठीक है सर, वो चुप हो गए। सुलेमान साहब वो चुप हो गए। ठीक है, हम आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से फौरन लौटते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। जीत की जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बीजेपी के खेमे से है, लेकिन तस्वीरें यूपी की हैं। क्या यही तस्वीरें 18 दिसंबर को गुजरात में भी नजर आएंगी बीजेपी की खेमे से, या फिर खेमा कोई दूसरा होगा? हम बातचीत कर रहे हैं इसी पर, और बातचीत के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान राकेश त्रिपाठी जी अब बातचीत के लिए नहीं है। हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान हैं, और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी। ये जो इलेक्शन है ये एक ग्रैंड इलेक्शन हो गया। अभी तक हम नहीं देखते थे कि बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती थी सिविक इलेक्शंस को, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा दी भी जा रही है। और जो इक्तदारी जो एक तरह से इक्तदार में है, जो हुकूमत में है, वो भी इसको बहुत ज्यादा बड़े और ग्रैंड लेवल पर प्रेजेंट करने की, प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। क्या असल में इसके जरिए गुजरात और 2019 पर निशाना है, इसलिए इसको ग्रैंड बनाया जा रहा है, या वाकई उनके लिए यह बहुत अहम था और इसलिए आज उसको लेकर के वो खुश भी हैं? उत्तर प्रदेश का कोई भी चुनाव हो, निश्चित तौर पे देश की एक बड़ी आबादी है, तो वहां के जनतांत्रिक जो युद्ध चलता है, उस युद्ध में जिसकी भी जीत होती है, उस जीत को कहीं ना कहीं उसके मायने राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। जहां तक इस चुनाव की बात हम करेंगे तो 9 महीने का कार्यकाल अभी योगी जी का हुआ है, समाप्त होने को है। निश्चित तौर पे जो पिछले चुनाव में लोगों ने वोट दिए थे, उनकी कहीं ना कहीं आकांक्षाएं, अपेक्षाएं इस सरकार से अभी भी आंशिक तौर पे सही लेकिन बरकरार है। इस चुनाव का रिफ्लेक्शन ये बताता है। दूसरी बात है कि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। जहां तक स्थानीय मुद्दे होते हैं उसमें, जैसा कि अभी आप दोनों प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता भी अभी आपस में बहस कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव को जीएसटी और नोटबंदी के मायने से लेना चाहिए, क्योंकि जब भी ये नगर निगम का चुनाव होता है तो स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्थानीय स्तर पर भी ज्यादा चलता है। लेकिन सर तीसरा दिक्कत ये है ना, बात ये है कि चलिए ठीक है, इलेक्शन कैंपेनिंग में जीएसटी और नोटबंदी का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जीत के बाद सीधे सीधे इसको जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा, अभी राकेश त्रिपाठी जी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जो नतीजे हैं वो साफ तौर पर ये बयां करते हैं कि आवाम ने जीएसटी और नोटबंदी की जो बात कही जा रही है अपोजिशन की तरफ से, उसको नकार दिया। भले ही इलेक्शन में आपने जिक्र नहीं किया, कैंपेनिंग में बात भी नहीं की, लेकिन अब कह रहे हैं कि जनता ने नकार दिया। नहीं, ये चुनाव में जीएसटी और नोटबंदी ना तो मुद्दा था और ना ही इसका कोई बड़ा इम्प्लीकेशन। गुजरात में तो होगा, गुजरात में भी इसके इम्प्लीकेशंस बहुत मीनिंगफुल नहीं रहेंगे। अच्छा। निश्चित तौर पे इसका एक अप्रत्यक्ष प्रभाव साइकोलॉजिकल लड़ाई में हो सकता है। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत राजनीति है अभी, उस राजनीति में विपक्ष को जिस तरह से मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए था, संभवतः विपक्ष भी एकजुट नहीं हो पाई। एक फैक्टर रहा पहली बार सर अर्बन रहे हैं जी, और अर्बन एरिया इससे बढ़कर के क्या, क्योंकि खुल करके अब सामने आ गई पार्टियां। अभी तक तो दबे छिपे और अपने सपोर्टेड कैंडिडेट्स के जरिए लड़ा जाता था इलेक्शन। इस चुनाव में बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो और कांग्रेस की जो बातें हैं, ये लोग आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल यदि कोई डेवलप हो जाती, सपा, और आपको ध्यान होगा इस चुनाव में सपा और कांग्रेस भी एक साथ नहीं रही है, कहीं ना कहीं उसका भी असर है। और इसी का नतीजा है कि बसपा आज सेकंड स्थिति में सब जगह द्वितीय स्थान पे है। तीसरी बात है कि शहरी क्षेत्र का चुनाव है। शहरी क्षेत्र में आज भी मतदाता जो है भाजपा के प्रति कहीं ना कहीं लगाव रखता है और उसके नीतियों से, उसके विचारों से आंशिक तौर पे आज भी जुड़ा हुआ है, मैं मानता हूं इस चुनाव को लेकर। तीसरी बात जो आपने, जैसे गुजरात को लेकर के आप जो अभी चर्चा कर रहे हैं, गुजरात के चुनाव के अपने वहां के स्थानीय मुद्दे आज ज्यादा प्रोमिनेंट कर रहे हैं। जिस तरह 22 साल की भाजपा की सरकार है, वहां के लोगों का मुद्दे हैं क्या सर? वहां पे क्या जो जात पात की बात हो रही है, पाटीदार, ओबीसी, ये ज्यादा प्रोमिनेंट है? क्योंकि वहां पर या तो इसकी बात हो रही है जात पात की, या सीधे मजहब की बात हो रही है कि कौन हिंदू है कौन नहीं।
और दूसरे जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं या फिर जो सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, 3 दिन में 3 सवाल पूछे लेकिन एक जवाब नहीं आया, तो ये मुद्दे तो फिर बन ही नहीं पा रहे हैं, जात पात और मजहबी मुद्दे रह गए। नहीं, आज भी गुजरात की अस्मिता की बात जो भी लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गुजरात में जिस तरह की बेरोजगारी, नौजवानों को जो अपेक्षाएं थी, वो चाहे सरकार के प्रति या स्थानीय स्तर पर जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं पिछले 22 वर्षों में, और वहां पे प्रशासनिक कहीं ना कहीं ग्रामीण एरिया में जो सफलता होनी चाहिए नहीं मिली है, जिसके कारण लोगों का एक वर्ग, बड़ा वर्ग है जो विरोध में है। लेकिन चूंकि केंद्रीय नेतृत्व आज पूरी तरह से गुजरात चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है, तो उसके असर भी गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री जी वहां से होता है, उसके असर कहीं ना कहीं। सौरभ अग्रवाल, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, माफी के साथ आ रहा हूं क्योंकि मैं बहुत लेट आया हूं आपके पास, लेकिन आपसे जरा इक्तिसादी हालात या फिर इकोनॉमिकल फ्रंट पर मैं समझना चाहूंगा कि नोटबंदी, जीएसटी की बात हो रही है और अब जीडीपी में जो इस क्वार्टर की जो शरहें सामने आई हैं वो बताती हैं कि 0.6% जीडीपी आगे बढ़ गया। हालांकि हमने इससे पहले भी जीडीपी पर बात की है, तो आपने और हमने ये जरूर देखा था कि जीडीपी का जो बेस ईयर है वो दरअसल चेंज हो गया है। उसके मुताबिक भी ये कहा जा रहा है कि 4 पॉइंट समथिंग अभी आ रहा है, अगर बहुत बढ़ भी गया तब भी। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आवाम ने नोटबंदी और जीएसटी को एक्सेप्ट कर लिया और जिस तरीके से कोशिशें की गई गवर्नमेंट की तरफ से, जो कदम उठाए गए, जैसी बात की जा रही कि इक्तिसादी पॉलिसीज का असर है कि नोटबंदी और जीएसटी पीछे छूट गई है, वजीर मालियात अरुण जेटली ये कह रहे हैं, आपका क्या आकलन है? हाँ, मेरे हिसाब से ये जो रिजल्ट्स आए हैं इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसका कारण ये है कि जो बीजेपी कर रही है वो गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स कर रही है। गुड इकोनॉमिक्स कैसे है? अगर हम देखें, हमारा जीडीपी 5 क्वार्टर से नीचे जा रहा था, पिछली बार 5.7 था परसेंट, और इस क्वार्टर में बढ़ के इस फाइनेंशियल में 6.3% हो गया। ये तो अच्छा पॉइंट हो गया, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। पिछले साल ये 7.9% था। तो इस समय हमारे देश को बहुत काम करना होगा कि ये जो जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो डीरेल हुई है इकोनॉमी, उसको लाया जाए। अब मैंने ये गुड इकोनॉमिक्स की बात की, लेकिन इसमें गुड पॉलिटिक्स क्यों आ गई? गुड पॉलिटिक्स इसलिए आ गई, चाहे इस देश को कितना भी सहना पड़ा, लेकिन हम बात कर रहे हैं हमने डीमोनेटाइजेशन क्यों की? ताकि कालाबाजारी खत्म हो, कैश इकोनॉमी खत्म हो। जीएसटी क्यों लाया गया? ताकि इतने सारे कर थे, जो 22 से 27 अलग अलग तरह के कर थे जहां करप्शन था, उसको खत्म करके एक टैक्स देश में लाया जाए, और उसकी वजह से। लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कतें आई, जो दिक्कतें लोगों ने फेस की। प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म हो गया। प्रोडक्शन पिछले क्वार्टर में देखा, पिछले महीने देखा जाए 5.7% था, इस बार 4.7% आ गया। तो प्रोडक्शन कम हो रहा है। एक हम चीज मैन्युफैक्चरिंग में कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड। ये ग्रॉस वैल्यू एडिड अगर देखा जाए तो पिछले साल 10.7% थी, लेकिन इस बार गिर के 5.6% हो गई। तो ये एक देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रॉस वैल्यू एडिड कम हो गई, उससे देश को एक बहुत बड़ा, जिसकी वजह से ये जीडीपी नीचे गया था। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, इस बार जो ग्रोथ देखी गई है वो काफी अच्छे सेक्टर्स में, जैसे हमारा माइनिंग में 5.5% का ग्रोथ देखा गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, यूटिलिटीज 7.6%। तो इसीलिए गुड इकोनॉमिक्स कैसे, जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर हैं उन पे फोकस किया गया है। और जिसको देखा जाए, सिर्फ यहां हमारे को यूपी में सपोर्ट नहीं मिल रहा, हमें सपोर्ट मिल रहा है वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में 100 की रैंकिंग पे आ गया। तो आश्चर्य की बात नहीं है कि हम यूपी में जीत गए, अगर आप गुड पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन मूडीज जो है रेटिंग अच्छी करती है, भी कर दिया S&P, लेकिन वो बरकरार रखती है। तो ये दोनों ही इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। देखिए, मूडीज ने 14 साल में हमारी क्रेडिट रेटिंग, हमारी जो रेटिंग है वो इंप्रूव की है ये, और उनके कहने के हिसाब से अगले जो आने वाला समय है उसमें हमारा ग्रोथ रेट 6.7% रहेगा, जो कि मेरे हिसाब से इतने सारे जो मेजर शॉक्स इस इकोनॉमी को मिले उसके बाद भी हम डेवलप। लेकिन अब मुद्दा यह है कि अगर गुजरात इलेक्शन जीतना है और अगर 19 में भी आना है तो सरकार को और क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? देखिए, सरकार ने खुद कहा है कि मैं चाहती हूं कि अपने जो हमारा रेवेन्यू है वो बढ़े, लेकिन इस जीएसटी में देखा गया है कि बढ़ नहीं रहा, और सरकार का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी बढ़ नहीं रहा। तो अपोजिशन की तरफ से हमले किए जा रहे कि रोजगार नहीं बढ़ रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ना ही जो बिजनेस है वो बिजनेस भी नहीं आ रहा, उद्योग नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये जो हमला है वो कितने हद तक सही है, और जमीनी जो ग्राउंड लेवल पर इसकी रियलिटी क्या है?
देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से अपने जितना भी उसको बजट स्पेंड करना था उसका 96% खर्च कर चुकी है। इसका बहुत बड़ा स्टिमुलस होता है। पिछले साल इसी समय 80% जीडीपी को सीधे पर कैपिटा इनकम से जोड़ा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि रोजगार भी नहीं मिला। अगर अपोजिशन ये कह रहा है कि रोजगार नहीं दिया गया, पर कैपिटा इनकम तो बढ़ी नहीं और महंगाई हम देख रहे हैं कि क्या हालत है, तो ये सब तो ओवरऑल मिलकर के जीडीपी पर असर डालते हैं। तो सीधे सीधे मैं जरा पॉलिटिकल आपसे जवाब चाह रहा हूं, क्योंकि यही आरोप लगे, यही इल्जाम लगे कि दरअसल ये आंकड़ों की बाजी करी और हम इन आदादो शुमार पर यकीन नहीं करते, सिर्फ बहकाने की और गुमराह करने की कोशिश है। क्या ऐसा हो सकता है? एजेंसीज क्या ऐसा कर सकती हैं कि फॉल्स आदादो शुमार आंकड़े रखें? नहीं जी, ये फॉल्स आंकड़े नहीं है। ये जो बात अनएम्प्लॉयमेंट की आप कह रहे हैं, बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, वो क्यों बढ़ रही है? इस समय अगर आप सारी माली हालत देखें, 10 लाख करोड़ का इस समय एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर कंपनियां लोन लेंगी और लोन का पैसा वापस नहीं करेंगी तो उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार तो नीतियां बना सकती है, लेकिन लोगों अगर उधार लेंगे और वापस नहीं करेंगे उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। नहीं, लेकिन सर इल्जाम ये लगता है कि बहुत लोगों को लोन दिलाया बाकायदा गवर्नमेंट ने। नहीं, जब पैसा मिलेगा नहीं, ये अपोजिशन इल्जाम लगाता है कि बाकायदा कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के। देखिए, पिछले 3 साल में 1 मिनट के 2 गुनी इन्वेस्टमेंट के लिए किसका कौन जिम्मेवार है? देखिए, इन्वेस्टमेंट सरकार जिम्मेवार है। इन्वेस्टमेंट सरकार को करना चाहिए, उसे रिकवरी करनी चाहिए। किस बेसिस पर इतना लोन दे रही है? इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और ऑलरेडी क्रेडिट टेक ऑफ शुरू हो गया है। 6% का क्रेडिट टेक ऑफ है और मेरे हिसाब से बीजेपी ने भी बढ़ाया है। सौरभ जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अपना इंटरेस्ट रेट मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूं कि तमाम तरह की बातें तो हैं, लेकिन अगर एनपीए बढ़ रहा है, दोगुना हो जा रहा है 3-3.5 साल में, तो क्या गवर्नमेंट को बिल्कुल भी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या सख्ती नहीं दिखानी चाहिए? जिन कंपनीज ने लोन लिया जो वापस नहीं कर रही हैं उनको दोबारा लोन दिया जा रहा है। वो कंपनीज बार बार लोन ले रही हैं और बार बार एनपीए बढ़ा रही हैं। ये तो कम से कम ब्लैकलिस्ट तो करना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट को मॉनिटर तो करना पड़ेगा ना सर। मैंने इसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में ला दिया गया है और अब बड़ी स्टील जगत में ही 5 बड़ी कंपनीज को बैंक्रप्सी में ले दिया और यह भी कह दिया कि ओनर उनके लिए बिड नहीं कर सकते। तो सरकार अपने हिसाब से नीतियां, लेकिन देखिए बिजनेसमैन भी चोर नहीं। मैं एसोचैम की मैनेजिंग कमेटी में हूं, बिजनेसमैन भी चोर नहीं थे जो कि उन्होंने 10 लाख का वो ले लिया। उनकी प्रोजेक्शन थी कि हम इतना बिजनेस कर लेंगे, लेकिन नहीं हुआ फिर। तो यानी जीएसटी और नोटबंदी का असर है। फिर क्लैरिटी ना होने के लिए, देखिए जीएसटी जिस तरह से इंप्लीमेंट हुआ और क्लैरिटी ना होने की वजह से प्रोडक्शन को धक्का लग गया। गलती है ना सरकार की, क्लैरिटी कौन देती? सरकार देती। कहा जा रहा है कि उसका असर अच्छा है, यही तो बात होगी ना फिर। तो यानी कि अगर ग्राउंड लेवल पे समझे या टेक्निकल पॉइंट से समझे, जैसा आप समझा रहे हैं, उस टेक्निकल पॉइंट से तो उसका असर हुआ और लोगों को नुकसान हुआ, खामियाजा भुगतना पड़ा पूरे मुल्क को ओवरऑल तरीके से। देखिए, पूरा मुल्क को सहना पड़ा, लेकिन ये अगर थोड़ा सा और प्लान किया होता जैसे मलेशिया ने किया। मलेशिया ने 10,000 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम किए और हमारा सीबीईसी ने, देखिए गवर्नमेंट नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी मशीनरी है, सिर्फ 1,000 ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जीएसटी में। सर उनको ड्राइव कौन करेगा? उनको ड्राइव तो गवर्नमेंट ही करेगी ना। अगर जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से जीएसटी और नोटबंदी का कोई असर ही नहीं है। असर और मैं इन पॉइंट्स को बड़ा तफसील से समझना चाह रहा था, चाहे अजय जी ने जो बातें कही या फिर सौरभ जी ने जो बातें कही, मैं इसीलिए बहुत तफसील से उनको समझना चाह रहा था कि कम से कम नाजरीन तक सही बात पहुंचे कि किस तरीके के हालात हैं और टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं। मैं इसके बाद राजकुमार भाटी जी और सुलेमान साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से लौटते और बातचीत करेंगे। चलिए, ब्रेक से हम वापस लौट आए हैं और ब्रेक से पहले हमने जरा समझा कि आखिर इकोनॉमिकल फ्रंट यानी इक्तिसादी महाज पर क्या कुछ हालात हैं। जीडीपी की बात होती है, बात नोटबंदी की होती है, बात जीएसटी की होती है, असल में क्या ग्राउंड रियलिटी है। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जुड़े हुए इकोनॉमिस्ट, वो हमको समझा रहे थे और बहुत बारीकी से उन्होंने समझाया। लेकिन जरा हम सियासी पहलू पर चलते हैं और राजकुमार भाटी जी, ठीक है, जो तमाम इलेक्शंस के रिजल्ट आए आपने एक्सेप्ट भी किया और आप ये कह रहे हैं कि आपकी गांव देहात की पार्टी है, वहां पर आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जितना आप उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा हुआ। लेकिन एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं, अगर 16 में से 14 पर बीजेपी आती है लेकिन 2 पर आप पिछली बार इख्तिसार में थे, आप 5 साल आप लगातार गवर्नमेंट में थे, इससे पहले भी आपने कई बार रहे,
2 पर बीएसपी की जगह पर आप क्या आ सकते थे? क्या यह कोशिश हो सकती थी? और बीएसपी अगर 2 जगह आती है, चाहे वो मेरठ में आती है, चाहे वो अलीगढ़, दोनों ही मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं, तो क्या आपका मुस्लिम वोट बैंक अब एक बार फिर शिफ्ट हो गया है बीएसपी की तरफ? देखिए, स्थानीय निकाय के चुनाव में हम शहर की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं शहर की बात कर रहा हूँ। नगरीय निकाय के चुनाव में जो स्थानीय चुनाव होते हैं उनमें राष्ट्रीय मुद्दों के को छोड़ के राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव नहीं होते, पार्टी की पॉलिसियों पर चुनाव नहीं होते, पार्टी का वोटर भी इधर उधर हो जाता है। वहाँ स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं और कैंडिडेट के हार जीत के समीकरण हावी होते हैं। तो कई बार एक प्रत्याशी को हराने के लिए दूसरे प्रत्याशी को सपोर्ट कर दिया जाता है। नहीं तो लेकिन अगर अभी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग देखिए बीजेपी वर्सेस ऑल वाली कंडीशन नजर आ रही है हर जगह पर, लेकिन जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो आप अलग अलग नजर आते हैं। तो क्या आपके अंदर जो कोऑर्डिनेशन की कमी बता रहे थे अजय जी, क्या वो रहा जिसकी वजह से दिक्कत हो गई? नहीं, हमारे अंदर कोई कोऑर्डिनेशन की कमी हमारी पार्टी में कह रहे हैं, कांग्रेस के नहीं, साथ ओवरऑल सर, कांग्रेस से या फिर बीएसपी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते? तीनों अलग अलग लड़े, पार्टी अपने अपने पार्टी में निर्णय थे। और मैंने पहले भी शुरू में कहा कि रिजल्ट बीजेपी के लिए पहले से खराब है, पहले से अच्छे रिजल्ट नहीं है। बीजेपी की वोट परसेंटेज घटा है और पार्षदों की संख्या घटी है। तो हम लोग अलग अलग लड़े, हमारी पार्टी ने भी अच्छी वोट हासिल की है और हम लोग लगातार फाइट में चलते रहे। कई जगह हम आगे चल रहे थे, फिर पीछे हो गए और हमारे पार्षद भी काफी संख्या में जीत के आए हैं। अब हमें वोट भी अच्छा मिला है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो मेयर नहीं बन पाए तो हम बिल्कुल कहीं फाइट में है ही नहीं। मेयर ठीक है, 2019 और 2022 पे भी मैं बात कर लेता हूं कि अभी अगर 2019 की बात की जाने लगी है, गुजरात की बात की जाने लगी है, तो हम सिर्फ यूपी की 2022 की भी बात कर लेते हैं कि क्या नजर आता है आपको? जो ये नतीजे आए हैं आपके लिए कुछ नजदीक कुछ रोशनी की किरण नजर आती है 2022 में? उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव के नतीजे न तो गुजरात चुनाव पे कोई प्रभाव डाल पाएंगे, न 2019 के चुनाव पे कोई प्रभाव डाल पाएंगे। ये अलग चुनाव है, वो अलग चुनाव है, वो राजनीतिक सुलेमान साहब, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं? होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाटी जी। देखिए, गुजरात का चुनाव हो रहा है, राहुल जी कैंपेन कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे हैं, भाजपा की जो स्टेट लीडरशिप है उनसे पूछ रहे हैं कि 22 साल हो गए गुजरात में भाजपा को, ऐसा क्या बात है कि आप अब गुजरात मॉडल की मोदी जी वहां बात नहीं करते, न डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं, न जीएसटी की बात करते हैं। तो तमाम जो मॉडल इन्होंने 2014 के लोकसभा इलेक्शन में जिसे आवाम को बताया, जनता के सामने रखा और उसे बेचा और चुनाव भी जीता, उस बारे में क्यों बात नहीं करते? और क्यों ऐसी मोदी जी बात करते हैं कि कांग्रेस ने मुझे जब मैं चीफ मिनिस्टर था काम नहीं करने दिया? इसका मतलब आपने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली। इस तरह की बात करना इस बात का एडमिशन है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के, क्योंकि सारे ही पैनलिस्ट इस बात पे हम राय हैं कि ये लोकल इश्यूज पे इलेक्शन होता है और उस पे वोट हुआ नहीं, लेकिन सारे पैनलिस्ट एक राय हैं, लेकिन राकेश जी सीधे सीधे जीएसटी और नोटबंदी की बात ये कह के गए कि अवाम ने इसको नकार दिया और कांग्रेस जो मुद्दा बना रही है गुजरात में, दरअसल वो मुद्दा रहेगा ही नहीं। देखिए, वो बेसिकली वो उनका स्टाइल ऑफ कैंपेन है बीजेपी का और एक उनका प्रोपोगेंडा मॉडल है मार्केटिंग का। जब यूपी भी जीते थे तब भी उन्होंने कहा था इट्स एफर्मेशन ऑफ अवर एक्शन कि हमने डिमोनेटाइजेशन कराई, हमारे डिमोनेटाइजेशन की जीत है। जबकि उस वक्त तक, क्योंकि मार्च 15 या 14 को यूपी का चुनाव का रिजल्ट आ गया था और डिमोनेटाइजेशन के बाद उस क्वार्टर का शायद रिजल्ट भी सामने नहीं आ पाया था और 5-6 फेज हो चुके थे। तो इसलिए डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट, एक्चुअली इकोनॉमिक इफेक्ट सामने नहीं आया था और यूपी में ज्यादातर। लेकिन डॉक्टर सौरभ अग्रवाल ने जो बातें रखी, जो इक्तिसादी हालात रखे, ग्राउंड रियलिटी रखी, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कोशिश तो हो रही है और उसका इंपैक्ट डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं वो भी बता रहे हैं। देखिए, सौरभ जी ने काफी चीजों पे रोशनी डाली। उन्होंने इस बात को लास्ट में, जब मैंने उनकी सब बातों का जूस निकाला और सार निकाला, नटशेल में मैं ये समझ पाया उस बात को कि आखिर में सौरभ जी ने यही माना कि डीमोनेटाइजेशन से और जीएसटी से और थोड़ी तैयारी होनी चाहिए थी और मलेशिया ने 10,000। कांग्रेस ने यही कहा था। कांग्रेस जब जीएसटी लाई थी तो हमारा नारा था और नियत थी, ये थी 1 नेशन 1 टैक्स, एक मुल्क का एक टैक्स होना चाहिए। 7-8 टैक्स स्लैब्स है, डिफरेंट कम्युनिटीज का वो है। नमक गुजरात में लग्जरी कार पे बीएमडब्ल्यू पर एक ही टैक्स हो सकता है क्या? खुद मोदी जी पूछ रहे हैं। देखिए, अब जेटली जी से इन बातों में तो क्या बहस करें हम। आपको सिर्फ ये बात कह सकते हैं, अगर आपको जीएसटी के फेलियर का और उसके अपोजिशन का अंदाजा नहीं होता मोदी जी को, तो जस्ट गुजरात चुनाव से अभी पहले 178 कम्युनिटीज को आप नीचे नहीं करते टैक्सेशन स्लैब को। तो इसलिए वो तो ये बात कहते रहेंगे। अग्रवाल जी ने इस बात को भी माना
कि ये कुल मिला के इसका असर पड़ा है डिमोनेटाइजेशन को, इकोनॉमी को डिमोनेटाइजेशन ने, नोटबंदी ने हिट किया है, और जीएसटी जितना बैडली प्लान लॉन्च किया गया अमेठी में अगर यूपी में अमेठी में राहुल गांधी के गढ़ में भी अगर अमेठी का जवाब देता हूं, तो अब गुजरात से उसको कंपेयर किया जा रहा है। देखिए और गुजरात पूरा दम लगा रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन अगर राहुल गांधी अपने ही गढ़ में नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है, भले ही डायरेक्टली तो इनडायरेक्ट। मैं फिर कहूंगा ये लोकल चुनाव था, राज्य में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में लोकल चुनाव था, लेकिन स्मृति ईरानी आज वहां पहुंची नहीं थी। आप क्या उतना सीरियस नहीं है? मैं इतना जरूर पूछना चाहता हूं कि क्या आज कांग्रेस को अभी एक बार फिर से इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है या फिर एक ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से बाहर आने की जरूरत है? क्योंकि आप ये मानेंगे कि जितना जोर आप बीजेपी ने यूपी और गुजरात में लगाया, आप गुजरात में तो लगा रहे हैं, लेकिन उतना जोर यूपी में लगाते हुए दिखाई नहीं दी है। लेकिन यूपी को भी पूरे जोर के और पूरे जज्बे के साथ बीजेपी ने लड़ा, ये आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? देखिए, स्मृति ईरानी तो कहीं भी जा सकती हैं, वो तो एक एक्ट्रेस रही हैं बड़ी मशहूर, तो वो तो कहीं भी जाके एक्टिंग कर सकती हैं, उनका ठीक कला है उनके पास, ये आर्ट है उनके पास, पेशा है रहा है उनका ये, तो वो जाए कहीं भी कोई भी बात कहें, हम उन्हें नहीं रोक सकते, उन्हें आजादी है। हाँ, गुजरात में करीबन 8-9 मुख्यमंत्री और करीबन 50 केंद्र मंत्री तमाम लोग जा रहे हैं। अमेठी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, 4 नगर पंचायत में से सिर्फ 2 पे कांग्रेस, 2 पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, 2 पे। हाँ, वो दोनों हार गए, लेकिन आप ये भी कहिए सऊद भाई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो वार्ड है, वार्ड 61 गोरखनाथ मंदिर का 68, उसमें भाजपा हार गई और एक इंडिपेंडेंट जीत गई। ये भी सवाल है, वार्ड नंबर 68 मुख्यमंत्री वार्ड नंबर 68 का, उनका ही वार्ड गोरखनाथ मंदिर होती तो मैं जरूर पूछता कि अपने ही जहां पर वोट डालने गए सीएम, बात क्या है वहां पर क्यों नहीं आ पाए? इसको सऊद साहब कोई नहीं कहेगा, ये जरूर कहेगा कि अमेठी में कांग्रेस हार गई, चाहे उनकी सरकार, लेकिन डॉक्टर ये नहीं पूछेगा कि मुख्यमंत्री वार्ड कैसे हार गए। ये तमाम चीजें हैं। हम यूपी में देख रहे हैं कि अमेठी में राहुल गांधी कम बैक नहीं, मतलब राहुल गांधी परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वहीं वार्ड नंबर 68 जहां पर योगी जी वोट डालने, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, नहीं जीतता है। हाँ, बिल्कुल, वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, कहा ठीक है सर, वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं चुनाव का जो पर्सपेक्टिव है, लोगों के सोचने का तरीका और वोटिंग पैटर्न, स्थानीय मुद्दे हैं तो स्थानीय स्तर पर चुनाव होते हैं, और स्थानीय जो समस्याएं हैं उसी पर ज्यादातर है। जहां तक गोरखपुर की परिस्थितियों की बात है, और एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी इसके साथ, थोड़ा जो पोलराइजेशन का वोट का जो है वो भी एक असर है। जहां गोरख धाम जो मंदिर है उनका, जहां से वो सीट है, चमत्कार और दरअसल राम जी ने किया बेड़ा पार। नहीं, देखिए, निरपेक्षता के साथ यदि इस चुनाव का एनालिसिस आप करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम चुनाव हुआ है उसमें भाजपा की जीत को आप आज ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। चुनाव जीत हुई है, जीत को तो आपको याद करना होगा और बधाई भी उन्हें देनी होगी। हाँ, ये जरूर है कि इस जीत को नोटबंदी और जीएसटी के द्वारा यदि आप जोड़ना चाहते हैं, नहीं जोड़ना चाहिए, और गुजरात का बिल्कुल भी जो रण होगा के साथ और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जंगी मैदान होगा वो बिल्कुल अलग होगा। डॉक्टर अग्रवाल, हाँ, मैं कहना चाहूंगा, देखिए थोड़ा पॉलिटिकली बताएंगे, थोड़ा इकोनॉमिकल भी। बहुत शॉर्ट में चाह रहा हूं, बहुत शॉर्ट में। कांग्रेस को ये देखिए समझना, ये नहीं कह सकते कांग्रेस की ये स्थानीय है। राहुल जी इज अ लीडर इन द मेकिंग। समाजवादी पार्टी को फादर सन के जो लड़ाई है उसने थोड़ा धक्का दिया, और बीएसपी को डीमोनेटाइजेशन, वो कैश रिच पार्टी थी, उसने धक्का दे दिया। तो इसलिए बीजेपी को इन चीजों से भी बहुत फायदा है। सेकेंडली, बीजेपी बहुत इंटेलिजेंट स्टेप्स ले रही है, वो प्रॉपर डायनेमिक पार्टी है। कम से कम पॉलिटिकल फ्रंट पर जब लगा जीएसटी के अंदर लोग 28% टैक्स नहीं देने को तैयार, उसने एकदम से 177 स्लैब्स कम कर दिए। जैसे ही लगा 5.7 जीडीपी पहुंच गया, एकदम से मौके की नजाकत को समझ करके सियासत कर रही है, 9 लाख करोड़ का असर भी दिख रहा है। तो शायद इसमें कहीं ना कहीं कुछ और सियासी जो पार्टियां हैं वो पीछे रह जा रही हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इतना तो कम से कम इस बातचीत में, इस डिबेट में यह नजर आ रहा है कि यूपी के जो सिविक पोल्स हैं उनको सीधे सीधे गुजरात से और 2019 से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे और लोकल मुद्दे ही यहां पर हावी रहे। और जीएसटी और जीडीपी, साथ ही साथ नोटबंदी की जो बातें यहां पर कही जा रही हैं, दरअसल कम से कम वो गुजरात में बहुत ज्यादा स्टैंड नहीं करती। देखना होगा कि 18 दिसंबर को क्या बीजेपी के ही खेमे में इस तरीके से जश्न का माहौल होगा, या फिर जश्न का माहौल तो होगा लेकिन किसी दूसरे खेमे में, यह वक्त बताएगा। आज का मुद्दा में बस इतना ही।